और शादी होने के बाद जब मैं ससुराल गई तो वहां पे अलग माहौल, अलग चेंजिंग। अब जो लड़की एकदम हर चीज मैं कुछ भी जीत करती थी तो पहले मेरे को आता था घर में, मतलब इतने लाडली प्यार दुलार ये था। क्योंकि पिताजी भी, हम लड़कियां जरूर थे लेकिन वो चीज नहीं था कि नहीं उनको दबा के रखा जाए। एक फ्रीडम जो होना चाहिए बेटी के लिए उन्होंने वो दिया। तो बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे हमारे माता पिता हैं। और जिस समाज में बेटी को, जिस घर में बेटी को बोझ नहीं समझा जाता है, वहां पे साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। और संख्या तो हमारे घर थी 5 बहनों की, लेकिन कहते हैं ना पड़ोसी को दिक्कत होता है, दूसरे को प्रॉब्लम होती है कि इनके घर में केवल बेटियां ही बेटियां हैं। लेकिन आज ये मैं सौभाग्यशाली हूँ, आरसीएम बिजनेस का योगदान है कि जो पूजा मौर्य एक भाई के लिए तरसी है, आज हजारों हजारों मेरे भाई खड़े होते हैं इस बहन के साथ। तो ये तो बहुत गर्व की बात होती है। कहते हैं ना कि अगर आपका बिजनेस में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आरसीएम में आ जाना, पूरी दुनिया आपके साथ है। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा चला। और 2010 24 जुलाई को मेरी शादी हुई, सब खुश थे और वो सफर बहुत अच्छा था। मगर 2011 में कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे आप लोगों ने सुना था, पूजा अरोड़ा मैम ने बोला, सभी लोगों ने बताया जो घटना घटी। तो जो थोड़ा सा घटना घटी कंपनी के ऊपर, तो जो हस्बैंड थे ओनली फॉर आरसीएम बिजनेस ही करते थे और अदर कोई काम नहीं, साइड में कोई काम नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो इनकम आने का जरिया था वो सबका सब खत्म हो गया। और लाइफ थोड़ा स्ट्रगल आया, बहुत ज्यादा आया। मतलब सोच नहीं सकते थे कि इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल में पले बड़े और ऐसा भी मोड़ आएगा। तो कभी सोचे नहीं थे, ना कभी उसका अंदाजा था, ना कभी वो दुख का एहसास था। और उस टाइम मेरा बेटा 4 महीने का था, 2011 की बात बताऊं तो ये घटना घटी तो एकदम जैसे लगा कि अब क्या होगा, कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। और घर के मैं बड़ी बहू, और बड़ी बहू होने के नाते थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा होता है। और ज्यादा ससुराल में भी वो मजबूती नहीं थी जो एक होना चाहिए। क्योंकि खेती बाड़ी से आजकल क्या हो सकता है, फिर भी किसी तरीके से दाल रोटी चलता था, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था, घर के बड़े सरजी थे। और इन्होंने भी पढ़ाई लिखाई तो खूब किए, इनके माता पिता कराए। बट क्या है कि बिजनेस में आने के बाद पिताजी बोले क्या होगा नौकरी करके, आरसीएम तो खुद ही लाख रुपया देगा। तो ये ड्रीम होता है, बताते हैं लोग, बट क्या पता कि ये घटना घटेगी। तो उन्होंने भी नहीं किए, बोले ठीक है तो हम आरसीएम ही करते हैं। और मतलब पेपर दिए, परीक्षा दिए, घर वाले भी नाराज हुए, इतना पैसा लगाए और नहीं कुछ कर रहा है। तो शादी के बाद पूरा जो सुनने को मिलता है ना, तो पत्नी को मिलता है। तो जाने के बाद मेरे को सुनने को मिला, क्योंकि पिताजी ने ही ज्वाइन कराया। तो मदर इल्ला जो थी उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति सफलता देखता है, अगर सफलता नहीं है तो घर वाले भी सुनाते हैं, बोले कि इनके पापा पता नहीं कहाँ से फंसा दिए, हमारे बेटे की तो जिंदगी ही नरक हो गई। तो थोड़ा दुख लगता था कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आ गया, अब क्या करे। कहते ना कि एक औरत बेचारी क्या करे, वो हर तरह से सुनती है, पिता का भी सुनती है, पति का भी सुनती है, ससुराल में भी सुनती है। वो आदत हो जाती है, क्योंकि कुछ जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि हम लोग असफल थे और ये पता नहीं था कि ऐसा मोड़ आएगा। लेकिन कुछ चीजों के लिए जो भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है, मेरा मानना है। तो बीच में जब ऐसी ऐसी बात आई तो मैं बोली कोई बात नहीं, कुछ काम शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं तो खेती की नहीं थी और ना खेती का अंदाजा था कि कैसे होता है काम, कैसे लोग बुआई करते हैं, कैसे किया जाता है। फिर भी नहीं की थी, लेकिन कहते ना एक नारी के हाथ में सब कुछ होता है। जिस टाइम अपने आप को अगर वो मैनेज कर लेती है तो वही घर को स्वर्ग बना देती है। अगर वहां पे वो मैनेज नहीं कर पाती तो उसी घर में नरक जैसी जिंदगी हो जाती है, क्योंकि हमारे ससुर हैं, सास हैं, परिवार है।
अगर हम अपने आप को उनके अनुसार नहीं ढाल पाते, परिस्थिति के अनुसार, वो घर नरक जैसा हो जाता है। अगर अपने आप को उस टाइम के लिए ढाल लेते हैं तो वही घर स्वर्ग हो जाता है। तो मेरी आदत तो थी नहीं, ना कभी काम किए थे, लेकिन सासू माँ के साथ बोलते थे चलिए क्या करना, मैं भी करती हूँ। मैं कभी मैं बोलती थी कभी मजूर लगेंगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा, जो बचा रहेगा तो खाने के काम में आएगा। मैं कभी काम नहीं की थी, लेकिन कहते ना कि वो जो जेंट्स लोग का शर्ट होता, मैं पहन के 2 बजे रात को निकल गई सासू माँ को लेके। मैं बोले चलिए हम लोग काटते हैं ना, मजूर लगाएंगे तो उसका देना पड़ेगा, हाथ से करते हैं, वो बचेगा तो खाने को काम आएगा। तो मम्मी बोलती थी अरे नहीं नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, क्योंकि 1 डेढ़ साल हुआ था, 2 साल, तो लोग क्या सोचेंगे। हम बोले अपना काम करने में कौन सा शर्म है, किसी का चोरी थोड़ी कर रहे हैं, किसी का इस समय में इतना हम सोचेंगे तो भगवान अगर उससे भी बुरा दिन दिखाएगा तो मजदूरी करना पड़ेगा, तब लोग क्या सोचेंगे। तो अपना काम है ना, करने में क्या जाता है। तो मैं निकलती थी तो घर में भी लोग डांटते थे, बोले नहीं। हम बोले जब इतना ही है तो एक मेरी सास की उम्र भी थी 60 साल, तो थोड़ा दया लगता था कि इस उम्र में भी वो इतना काम कर रही हैं, तो मेरी तो अभी पूरा उम्र है और करना चाहिए, ताकि उनको भी अच्छा लगेगा। भले वो नए नए हैं, शादी जरूर हुई है, लेकिन मना कर रही हैं, उनको भी दुख हो रहा है कि हमारी बहू ना करे, लेकिन हमें भी दुख था कि वो खेत में अकेले कर रही हैं, जितना हो सके मैं उनका साथ दूं। तो मैं ऐसे जाके करती थी, बैठ के आता नहीं था कटाई करने, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा लटक के काटते थे, तो जो मम्मी थी हंसती थी, बोले कभी का किए नहीं, आता नहीं है, लेकिन आपसे ज्यादा करेंगे। तो मतलब ये होता था, हम लोग सास बहू जरूर थे, लेकिन एक माँ बेटी की तरह मेरा स्वभाव था ओपनली रहना। मतलब मुझे ये नहीं था कि नहीं ससुराल आ गए तो ये वो, जैसे मायके में थे वैसे ससुराल में थे। और भगवान की दया से परिवार भी बहुत अच्छा था, और ऐसा परिवार सबको मिले। तो उतार चढ़ाव आया लेकिन साथ में लगे। फिर उसके बाद वो नहीं समझ में आती थी कि बच्चा बड़ा हो रहा है, खर्च है, इनकम का जरिया नहीं है, और जो एक बार आरसीएम कर लेता है, यानी सर जी का स्वभाव थोड़ा अलग था। बोले और कोई काम तो मैं कैसे करूं, मेरे से तो होगा ही नहीं। मैं ये सोचती थी कैसे घर को चलाएं, कैसे मैनेज करें। तो पहले के लोग जो एक आता है रुद्राक्ष, वो पहनते हैं गले में, कुछ लोग हाथ में पहनते हैं भोले बाबा का वो प्रसाद समझ के। तो उसमें होता है, छोटा छोटा होता है, तो उसको मैं सोची घर में कुछ ऐसा काम करूं जिससे 2 पैसे की इनकम हो। तो शुरुआत में उससे की। तो एक ननद लगती थी, मैं उनसे बोली कि मेरे को भी मंगा दीजिए ना, हम घर में अपना इसको करेंगे, जो 2 पैसा आएगा उससे घर चलेगा। तो बोली अच्छा कर लेंगी, कभी का की, हमके किए तो नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो उसको मैं मंगवाई, बोरा का बोरा होता था, बहुत ज्यादा ज्यादा, और एक एक दाना उसको छेदना पड़ता था, तब जाके उसमें छेद होता था, छिद्र होता था, फिर उसका माला बनता था। 108 दाने का माला, जिसको लोग सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो उस माले का उपयोग कर। तो वो उस मोटर चलती थी, अगर झटके से अगर आपकी आंख बंद हो जाए तो वो जो रुद्राक्ष की माला हम सुई में डालें, अगर हाथ में चली जाए तो हाथ को भी आर पार कर देती थी, इतना स्पीड उस मशीन का था। और गांव की सिचुएशन ये थी कि एक हफ्ता दिन में लाइट होती थी और एक हफ्ता रात को लाइट होती थी, और बिना लाइट का काम नहीं होता था। तो मेरे को नींद नहीं आता था, मैं सोचती थी कितना काम कर लूं। एक टारगेट बनाती थी कि महीने भर में मुझे 1000 रुपये मिले ना तो घर का खर्च कुछ तो चलेगा। तो उसको करते करते पूरा रात में उसको छिद्र करते थे हम लोग, हम अकेले ही थे। हस्बैंड जी को मैं बोली कि आप थोड़ा बाहर जाइए, तो मुंबई में हमारी ननद रहती थी, थोड़ा वहां पे गए, उनका मन नहीं लगा काम के लिए। बोले मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उनके कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो वहां पे वो 3-4 महीना के लिए मुंबई गए थे, जा नहीं रहे थे। मैं जिद की, हम बोले कि या तो आप जाइए निकलिए, या तो मैं घर से निकलूं, 2 में से 1 होगा। या तो आप जाइए कुछ करिए, या तो फिर मैं निकलती हूँ। तो उनको ये बात लग गई। बोले ठीक है हम जाते हैं। जाना नहीं चाहते थे बच्चे को, हमें माता पिता को छोड़ के, लेकिन गए। सिचुएशन, परिस्थिति इंसान को कुछ भी कराती है, लेकिन या तो परिस्थिति ऐसी आती है कि या तो आपको तोड़ देती है,
या उस समय अगर आप मजबूती से खड़े होते हैं तो एक दिन जोड़ भी देती है। तो वो घटना मेरे साथ बहुत घटी। और एक घटना उस टाइम घटी कि जो बिजनेस में लाए मेरे पिताजी थे, और कुछ कारणवश हो सकता है मुझे मजबूत करने के लिए या ऐसी उनके दिमाग में आया, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया। अब मेरे ये नहीं समझ में आता था कि आप करे तो करे क्या करें, जो लाए वो भी छोड़ दिए और कंपनी भी बंद हो गई। अब कैसे गुजारा होगा, ये भी कुछ नहीं किए तो आगे कैसे घर को चलाएंगे। तो कुछ टाइम बाद बोले कि मुझे नहीं करना है, तुम्हें करना है तुम लोग अपना करो, मुझे नहीं करना बिजनेस। तो अब तो ये समझ में आता था कि ऊपर पहाड़ नीचे खाई, अब जाए तो जाए कहाँ, कैसे अपने आप को बिल्ड करें। और इतने अरमान से शादी किए भिलवाड़ा में, और ऐसे शब्द क्यों बोले। कहते ना कि जो अच्छा होने वाला होता है ना, वो सरस्वती उस टाइम आके जुबान पे वास करती हैं। बुरा तो लगता है, लेकिन मुझे लगा कि जो भी मेरे साथ घटना घटा, मैं आज कभी शेयर नहीं की थी, पहली बार इस मंच पे शेयर कर रही हूँ। और मजबूत होने के लिए ऐसा होता है। तो उस टाइम और दुख हुआ, और बोले कि मैं बोली कि आप नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कैसे करें। बोले जैसे भी करना है करो, मुझे नहीं करना। मैं बोली ठीक है। तो मैं सर की सीनियर हूँ, मेरी आईडी पहले लगा था, सर मेरे डाउन में है। तो मैं बोली ठीक है, आप मेरे को मेरा एटीएम दे दीजिएगा, मैं काम करूंगी, अपना पैसा लूंगी। तो बोले कि उनके मुख से ये शब्द निकला कि बोले ठीक है आके ले जाओ, मगर हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब ये सुनने के बाद उस टाइम मतलब बहुत दुख हुआ कि केवल पैसे से रिश्ता होता है। लेकिन फिर भी अपने आप को समझाए, मुझे लगा कोई बात नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। शायद मेरे साथ ऐसा नहीं किए होते तो मैं मजबूत नहीं होती। फिर उसके बाद एक शब्द मेरे पिताजी बोलते थे, जब भी कोई बात आती थी हेल्प की या कोई बात की हेल्प कर दीजिए या कुछ ऐसा हो, तो बोलते थे कि बना बनाया तो सब खाना खा लेता है, खुद से बना के खाओ तो उसका आनंद कुछ और होता है। इस बात में एक लाइन होती है, बना बनाया खाना तो सब खा लेता है, खुद से बना के खाओ तो उसकी बात कुछ और होती है। यानी खुद से आप अपने पैर पे खड़े हो तो सब कुछ किया धरा मिल जाएगा, तो फिर कीमत कैसे समझ में आएगी। तो उस टाइम तो दुख लगता था, क्योंकि पिता हैं ऐसे बोल रहे हैं, वो भी अपने बेटी के लिए। तो मैं भी ठान ली थी, मैं बोली आप ही की बेटी हूं और ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि बिना आपके लगे, बिना आपके साथ चले, बिना आपके बिजनेस में रहे, मैं इमराल्ड बन के दिखाऊंगी। ये मैंने सोच लिया अंतरात्मा में। अब सोच तो लिए, अब उसके बाद इतनी चैलेंज आने लगी, काम को लेके, घर में लेके, बच्चे को लेके। फिर उसके बाद मैं शुरुआत की, जब वो उन्होंने ऐसे बोले तो मैं 10 साल मायके नहीं गई। मैं बोली अब तो ससुराल है ही है, पति है ही है, अब तो यही रहना है। और मायके में 4 महीना हम घी रोटी भी खाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं है, ससुराल में अगर 4 महीना नमक रोटी भी खाते हैं ना तो अपनी वैल्यू बनी रहती है, आगे चल के सब अच्छा हो। ये दिमाग में होता था और इस तरीके से मैं नहीं गई। बहुत दिनों बाद, 10 साल बाद लोग मुझे देखे तो सोचते थे कि ये अपनी लड़की की शादी कहाँ कर दिए कि 10 साल दिखी नहीं। हम बोले बहुत दूर किए थे ना, राजस्थान, इसलिए मैं नहीं आती थी। अब हर चीज किसी को अच्छा नहीं लगता कि ये चीज है, लेकिन अब समझ में आता है ना कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। उसके बाद जब वो रुद्राक्ष से नहीं काम हो सका, इनकम नहीं चल पाई, तो फिर मैं शुरुआत की, अपने पायल को बेची और सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई मशीन में बोली ये काम में बहुत मेहनत है, पैसा बहुत कम है। यानी कि 24 दर्जन हम एक एक दाना छिद्र करेंगे, फिर माला बनाएंगे, 24 दर्जन बनाएंगे तो 5 रुपया मिलेगा, इससे क्या होगा। तो मैं वहां पे क्या होता था, गांव में मेरे ससुराल में वहां पे झंडा सिलते थे लोग, तो मैं उस मशीन को खरीदी। मैं ससुर जी से बोली कि आप उसको लाइए, मैं घर में काम करूंगी। बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि नई नई बहू है, तो घर में ही कुछ करें तो पैसे का अर्जेंट मतलब मैनेज हो जाए। किससे मांगेंगे कि मेरे के ये चाहिए वो चाहिए, और घर के बड़े हैं, ससुर जी हैं, सास है,
तो मांग भी नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगता, और घर की उतनी मजबूती भी नहीं थी कि लोग उतना कर सके, क्योंकि उसको मैं देखी थी। तो फिर मैं उसको सिलाई रात रात भर काटती थी, सिलती थी, बाबू सो जाता था बेटा मेरा, मैं मालिश नहीं कर पाती थी कि जो बच्चे का टाइम होता है मालिश टाइम से दूध, क्योंकि काम में इतनी लीन हो जाती थी। मेरा एक नेचर है, मैं जिस काम को करती हूँ अपने मन से करती हूँ, और मेरा टारगेट हो जाता है कि इतने घंटे में मुझे इतना करना है। और जब तक ये मतलब होता था कि 100 रुपए का आज मुझे कमाई करना है, मैं इतना मेहनत करूंगी, इतना सिलाई करूंगी कि मुझे आज 100 रुपया अर्निंग करना है। 100 रुपया का रोज आंकड़ा लगा के महीने का जब 100 रुपया रोज करेंगे तो महीने का 3,000 हो जाएगा। तो ऐसे सोच के मैं काम करती थी। तो फिर धीरे धीरे उससे भी नहीं समझ, मैं बोली कब तक इसको करेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस शुरुआत हुआ, बिजनेस चालू हो गया। तो सर जी अपना केवाईसी भरवाना शुरू कर दिए, आ गए मुंबई से। उसके बाद फिर हम बोले चलिए हम आपके साथ फील्ड में निकलते हैं। तो ये बोले बिना पर्चे के कहाँ जाएंगे सेलिंग करने। हमें बोले सेलिंग करेंगे 2 पैसा अर्निंग होगा। ये पूरा आंख दर्द करने लग रहा है, हाथ पैर दुखने लग रहा है एकदम ऐसे। मेरी जो पहले की फोटो है जो भी देखेगा तो नहीं लगेगा कि वही पूजा मौर्य है। जैसे लगता था ये हालत, ये शरीर, ऐसा चेहरा मैं खुद आज देखती हूँ तो मुझे मेरे को देख के लगता है कि मेरे से अच्छा तो बेचारी खाना बनाने वाली लगती होंगी। मतलब अपनी ही फोटो देख के ये फील नहीं होता कि मैं हूँ। मैं अभी कल देख रही थी, गुरुदेव को भेजना था, मैं बोली कि कैसे इसमें देख रहे हैं, लग नहीं रहा कि मैं हूँ। क्या समय है, समय बहुत बलवान होता है। समय मतलब कैसे कैसे सिखाता है। तो इस चीज को फीलिंग करके इतना दुख होता था। फिर मैं जबरदस्ती सर से बोली कि नहीं मैं आपके साथ चलूंगी, और ससुराल से निकलती थी इतना घूंघट कर, क्योंकि गांव है ना तो मर्यादा लेके मैं हमेशा साड़ी सिंपल हाउसवाइफ जैसे लोग रहते हैं वैसे करके निकली। और जैसे क्योंकि समाज और घर सबका कुल मर्यादा रखते हुए बिजनेस को करना एक हमारे औरत के लिए, हम नारी के लिए गर्वान की बात है। हम सबको खुश करके क्या कर सकते हैं जब अपने परिवार को नहीं मैनेज कर पाए। परिवार में मैनेज कर लिए तो बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ी उतार चढ़ाव आई। सासू माँ बोलती थी इनके कि इनके पिता तो हमारे बेटे का जिंदगी बर्बाद कर दिए, तो दुख होता था क्योंकि बेटी हूं ना। मैं बोलती चलता, लेकिन घर में लोग बोलते तो बहुत दुख होता था कि पापा को लोग ऐसे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, पिता ने गलती की है तो उसकी भरपाई ये बेटी करने के लिए तैयार है। अगर पापा ने ये गलती किया, अल्लाह की गलती नहीं किए लेकिन वो सफल नहीं हुआ, इनकम नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, तो लोग उसको गलती माने। और मेरे गांव में ससुराल में 5-6 लोग को जुड़े तो लोग एक दोहा बना देते थे। मेरे पिताजी का नाम है कैलाशनाथ मौर्य। वो बोले जहां जाए कैलाश वहां हो नाश। तो एक ऐसी थी कि ऐसे बोलती थी, तो बहुत दुख लगता था कि आज पापा की वजह से ये क्या बिजनेस शुरू कर दिए, ऐसा शादी किए, इतना धूमधाम से किए, सबका सुने को मेरे को ही लिखा था, सब मेरे को ही सुना रहे, क्योंकि सब तो हट गया, अब बची मैं, तो लोग बोलेंगे किसको। जो जिधर से आता था गांव के लोग, गांव की जो महिलाएं थी जिसके घर के लड़के जुड़े थे, उनकी माँ उनकी सिस्टर मेरे को आगे सुनाती थी, तो दुख होता था। मैं बोली कोई बात नहीं, इस गांव में और ऐसा दिन आएगा कि इसी बाप की बेटी को लोग से लूट करेंगे। अब मैं बीड़ा उठाती हूँ। फिर उसके बाद मैं साथ सर जी के निकलती गई, काम करती गई। लोग बाहर की, अब बाहर घर को तो झेले मगर बाहर में बहुत चैलेंज था। बाहर में जब मैं निकलती थी प्रोडक्ट लेके, मैं अपने बेटे को छोड़ के निकलती थी। बड़ा वाला बेटा मेरा उस टाइम 2-2.5 साल का था, मैं छोड़ के निकलती थी। और जब मैं जाती थी सर जी के साथ तो कोई परिचय नहीं था, परिचय नहीं था, फिर भी बिना परिचय का बात विचार स्टार्ट करती थी महिलाओं से, कुछ पार्लर से मैं प्रोडक्ट दिखाती थी, सेल करती थी कि कुछ इनकम आ जाए। तो जब 200 मिला, कभी 150 मिला, और उसके बाद प्रोडक्ट सेल होने लगा तो मन में खुशी मिलती थी कि उस काम से तो ये काम बेटर है। वहां 24 घंटा सिलाई करते थे तो 100 रुपया मिलता था, उसके बाद भी तकलीफ है, अब इस काम को करते। तो शुरुआत कर दी ऐसे बिजनेस का। तो साहब जी बोलते थे कि बिना पर्चा का कैसे होगा। मैं बोली हम करेंगे ना, आप लेके तो चलिए। और महिलाओं में ये खास होती है खासियत कि बिना पर्चे का भी पर्चे बना लेती हैं,
कहीं भी सफर करती हैं तो भी 4 लोग से दोस्ती हो जाती है। ये भगवान ने ऐसा नेचर दिया है महिलाओं को, तो वो नेचर मेरे अंदर भी था। कुछ लोग होती थी, नहीं बोलती थी, एटीट्यूड मतलब उनके अंदर ईगो था कि अरे बेकार है, ये सब हम नहीं खाते, ये कोई ब्रांड है, ये लोकल है। मैं उनको समझाती थी कि लोकल नहीं है, और ब्रांड ने की बात मत करिए, प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, बहुत बढ़िया है। अगर अच्छा नहीं होगा ना, खुला वापस ले लेंगे, क्योंकि बोलते भी थे तो कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे ये नहीं लगता था कि अगला वापस करेगी कि नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है, इतना कह रही है तो लेके देख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैं सेलिंग का स्टार्ट की, और सेलिंग ही मेरा शुरुआत हुआ इस आरसीएम बिजनेस में। और उसके बाद धीरे 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 करके मैं हर महीना 50,000 का सेलिंग करने लगी, हर महीना 50,000। उसमें क्या हुआ कि एक टारगेट अचीव करने लगे, तो इतना खुशी मिला, जिसके वजह से धीरे धीरे मतलब कहते हैं ना, रास्ता ऊपर वाला बनाता गया। जब हम मेहनती रहेंगे ना और ईमानदार रहेंगे, और इस बिजनेस को मैं जब से मेरे जेहन में उतरा, ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, ज्वाइनिंग तो पिताजी करा दिए थे, लेकिन मैं जब शुरुआत की जो मेरे दिल दिमाग में उतर गया, तब से आज तक मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इस बिजनेस को देती हूँ। बाद में हमारे बच्चे, बाद में सब कुछ, पहला प्रायोरिटी हमारा बिजनेस है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो बिजनेस भी हमको शिखर पे लेके जाता है। ये मेरा अनुभव है और मेरे साथ ये होता भी है ऐसा। मैं नहीं, जिस आज तक कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई ट्रेनिंग जिस दिन होता है उस दिन हम खाना नहीं खाते, खाना बनाते जरूर हैं, सब खा ले, कोई गुस्सा भी ना करे, सासू माँ खा ले, परिवार खा ले, हम नहीं खाएंगे चलेगा, एक दिन उपवास ही सही, पहले ज्ञान लेना जरूरी है, पहले मीटिंग में जाना जरूरी है। और एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या चला जाएगा। आज भी मेरे साथ यही होता है, क्योंकि मैं बाहर में रहती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना तो साथ में खड़ा है, परिवार मेरा गाँव रहता है। मेरे गुरुदेव बोले कि अगर आगे बढ़ना है तो माहौल को छोड़ो, अच्छे माहौल में आओ। तो मैं बोली सर कैसे, इनकम तो नहीं है, कैसे अच्छे माहौल में आए। तो बस गुरुदेव की बात थी, टाल नहीं सकते। आदरणीय डी सर मेरे को बोले कि आपको वहां से हटना पड़ेगा। मैं बोली इनकम केवल 4-5 हजार, अभी तो कंपनी स्टार्ट हुई है, कैसे मैनेज करेंगे। फिर भी हम बोले आज्ञा टाल नहीं सकते। फिर हम लोग आए, 3,000 रुपए से एक रूम लिए, एक रूम में किचन, बेडरूम, उसी में पूजा पाठ, खाना दाना सब एक रूम में करते थे, क्योंकि उतनी इनकम नहीं थी ना ज्यादा रूम ले। तो बेटा मेरा बोलता था, उस टाइम मेरे 2 बेटे हो गए थे जब मैं बाहर निकली, 2015 की बात बता रहे हैं। 2016 में मैं बाहर निकली, और उस टाइम मेरा सेकंड जो बेटा था, मैं 8 महीने तक फील्ड वर्किंग की। जब तक 8 महीने तक बेटा मेरा गर्भ में था, तब भी मैं सेलिंग करती थी, मैं कभी रेस्ट नहीं की। उसी बीच दौरान जॉइंटिस हो गया, डॉक्टर बोला इतना 7.6 पॉइंट पी लिया है, ये तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। मैं बोली नॉर्मल ही होगा, क्योंकि माँ जो मेहनती है, मैं अपने मन में सोचती थी, डॉक्टर से नहीं बोली। और मेरा दूसरा बेबी भी नॉर्मल हुआ। तो फिर बैठने के बाद स्थिति फिर डाउन हो गई, क्योंकि मुझे जो लगता था, मैं सेलिंग करके जो अर्निंग करती थी डेली का 300, 200, 250, कभी कभी 400, उससे मेरे खर्च निकल जाते थे। अब तो बैठने के बाद ये भी दिक्कत, और बिजनेस को बिल्ड करने में दोबारा, क्योंकि बंद होने के बाद सब खत्म, और दोबारा बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगा, बहुत परिश्रम। और सोचिए जो मतलब पिताजी लाए वो भी हट गए, तो और प्रभाव पड़ा। अरे इतना ही अच्छा होता तो इनके घर वाले क्यों छोड़ देते, इतना ही अच्छा होता तो लोग क्यों छोड़ दे, इतने धूमधाम से शादी किए थे। मतलब सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था, फिर भी मजबूती से लड़े। समाज में कहते ना कि मजबूती से खड़ा रहना ही बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। लोगों के मुंह के ताले कैसे बंद होंगे जब तक हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं शुरुआत की, जब मैं बाहर में आई, मेरा 9 महीने का बेटा था, दूसरा वाला, बड़ा वाला 4.5 साल का था। दोनों बच्चों को छोड़ के मैं अकेले रूम में फील्ड में निकल जाती थी सेलिंग के लिए। तो जो मकान मालिक थे वो बोलते थे कैसी माँ है, दर्द नहीं है, अपने बच्चे को छोड़ के चली जा रही। मैं बोली कौन ऐसी माँ होगी अंकल जी जिसको दर्द नहीं होगा, लेकिन क्या 1 महीने किराया नहीं देंगे तो आप चुप रह सकते हैं। आपको पैसा चाहिए, घर में दूध चाहिए, बच्चे की मैं कई बार चीनी पानी घोल के पिलाई, क्योंकि पैसे नहीं थे ना खरीद के हर चीज बच्चे को मैनेज कर पाऊं। तो बहुत मतलब ऐसी ऐसी परिस्थिति थी, मैं बोल नहीं पा रही उस स्थिति को, जो मैंने उसको झेला। उसके बाद फिर बच्चों को लेके कभी कभी मैं दोनों बच्चों को और एक हाथ में बैग,
मेरा बैग भी पूरा प्रोडक्ट से भरा होता था, क्योंकि मैं सोचती थी जहां पे पूरा प्रोडक्ट रहेगा तो 1000-2000 की सेलिंग होगी, तभी तो पैसा आएगा। मैं पूरा प्रोडक्ट लेके, कभी कभी छोटा वाला जिद करता था तो उसको भी एक हाथ में गोद में लेके निकल जाती थी। कोई परिचय नहीं था, बताती थी, समझाती थी, कोई मजाक उड़ाता था, कोई समझता नहीं था, कोई इग्नोर करता था, लेकिन फिर भी अपने आप को मजबूती से खड़े रहे। कभी कभी बच्चे को, दोनों बच्चों को लेके निकलती थी, किसी की भी बाइक रखती थी तो मुझे 2 तल्ला 3 तल्ला पे जाना था, तो मैं बच्चों को अकेले नीचे बैठा देती थी, बोली बाबू यहीं पे रहना, मैं ऊपर से आ रही हूँ। तो बाहरी के लोग बोलते थे अरे बच्चे का चोरी हो जाएगा, आपको डर नहीं है, आपके बच्चों को कोई चुरा ले जाएगा। हम कहे जिसका रक्षा ऊपर वाला करता है ना, उसका कोई बाल विवाह का भी नहीं कर सकता भैया, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे बच्चे सही रहेंगे। क्योंकि मैं किसी को नहीं मानती, मैं साक्षात परमात्मा को मानती हूँ, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका जो कहते हैं ना ईमानदारी, मेहनत, आप सच्चे हो, आपका दिल अच्छा है, आप एकदम अच्छे हो, तो आपके साथ परमात्मा खड़ा रहता है। बाकी आप पूरी दुनिया साथ छोड़ दे मगर परमात्मा नहीं छोड़ता। मैं आज भी, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे दोनों बच्चे घर में अकेले रहते हैं, आज भी मैं निकल जाती हूँ, कभी मीटिंग, कभी सेमिनार, कभी ट्रेनिंग, कभी बाहर, तो कभी ताला भी नहीं मारते, मगर साक्षात माता रानी परमात्मा मेरे घर की रक्षा करते हैं, क्योंकि मुझे उनके ऊपर बहुत आस्था और विश्वास होती है कि हम काम सही कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं घर में चोरी हो गई, ये हो गया, ये हो गया। आप मेहनत से कमा के देखिए, आप ईमानदारी से कमा के देखिए, आपके घर का सुई भी गायब नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है अब तक का। मैं जब से बाहर निकली हूँ, 8 साल हो गया, कुछ भी नहीं मतलब गायब होता। लोग कहते ये हो गया, ये हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ऐसा होता है, क्योंकि जब हम मेहनती होंगे ना, हम मजबूत होंगे ना, तो हमारा हर चीज अच्छा होगा। बच्चों का संस्कार, मेरा अभी 11 साल का बेटा है, बड़ा वाला, क्रिकेट खेलता है, वो भी बोलता है कि मम्मी मुझे आप भी गर्व करेंगी, मैं एक दिन क्रिकेटर बन के आपको दिखाऊंगा। तो मैं खुशी होती है कि जो अगर माँ स्ट्रगल की है, उसके पिता स्ट्रगल किए हैं, तो उसका बेटा भी लायक ही होगा, कभी नालायक नहीं हो सकता, ये हकीकत है। अगर आप, मुझे एक चीज कहना चाहती हूँ आप सभी लोग से, अगर आप अपने बच्चों का परवरिश अच्छा चाहते हैं, संस्कार अच्छा चाहते हैं, उनको अच्छे लाइन पे ले जाना चाहते हैं, आप खुद के खुद इतने अच्छे हो जाइए ना कि बच्चों को समझाने की जरूरत ही ना पड़े। बेटा मेरा बोलता था, मम्मी सब बोलता है ना कि तुम्हारी मम्मी दिन भर घर से बाहर रहती है, तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं बोली बेटा ऐसी बात नहीं है। तो बोला मम्मी कभी तो घर रह जाया करिए, संडे को तो रहा करिए, मैं रहता हूँ। मैं बोलती थी बेटा कोई बात नहीं, जिसकी मम्मी घर में रहती ना, उनको केवल घर वाले जानते हैं, और जिसकी मम्मी हमेशा बाहर रहती है उसको एक समय हिंदुस्तान पूरा जानेगा, और तुम्हारी मम्मी को भी एक समय ऐसा आएगा कि पूरा हिंदुस्तान जानेगा। तो वो आज भी वो देखता है हर मीटिंग, सेमिनार, मेरा सेलिब्रेशन, तो उसको लगता है कि नहीं वाकई में मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, मुझे मम्मी पापा जैसा बनना है। ये गर्व फील होता है कि आज जो भी संघर्ष किए, बच्चे को छोड़ के किए, कोई देखने वाला नहीं था, ना कोई मेरे घर में था, आज बच्चे मेरे अकेले रह गए। जो 9 महीने का था ना बेटा, उसको भी मैं मालिश नहीं कर पाई, टाइम से दूध नहीं दे पाई, लेकिन आज भी वो सही है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम काम सही कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के साथ गलत कैसे होगा। आज मैं बोलती हूँ हर महिलाओं को कि बिजनेस करिए, बाहर निकलिए। लोग बोलती हैं बच्चा है ना मैडम, मैं बोलती हूँ कै साल का, बोले 15 साल का। मैं बोली 15 साल के बच्चे को आपको छोड़ने में दर्द है, तो मैं भी तो एक माँ थी कि 9 महीने के बच्चे को घर में छोड़ के इस बिजनेस को की। तो इसका मतलब आपके अंदर भूख नहीं है, आपके अंदर वो ड्रीम नहीं है, आपके अंदर वो लक्ष्य नहीं है। चाह तो सब रहे हैं मगर करना कैसे, ये नहीं है। तो स्टोरी तो बहुत लंबी है, और अब तो सर मेरे को समय भी हो चुका है। मैं चाहूंगी कि आप सभी, जितनी मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस बिजनेस को करिए तो पूरे मन से, क्योंकि जहां पे सच्चा मन है, जो अंदर आपके भाव है इस बिजनेस के प्रति, वही आपको प्रभाव दिखाएगा। अगर आपका भाव नहीं अच्छा है ना, तो आपके जीवन में प्रभाव भी आने वाला नहीं है इस बिजनेस के माध्यम से। तो जैसे कहते हैं ना, भगवान की भक्ति करते हैं तो भाव अच्छा होना चाहिए, तो कलयुग में भी भगवान होते हैं, तो इस बिजनेस में भी आपका भाव अगर अच्छा है तो प्रभाव ऑटोमेटिक अच्छा होगा, क्योंकि आपका मन और दिल और एकदम साफ रहता है इस बिजनेस के प्रति। तो ऐसे कर करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आगे अब तो कोई बहुत सारी चैलेंज आई, हाथ फ्रैक्चर हो गया,
फिर भी प्लास्टर लगा था, फिर भी बैग लेके जाती थी। कहते नशा, काम करने की इतनी जुनून थी ना, मैं एक दिन घर पे बैठती नहीं थी। आज तक का मेरा ये रिकॉर्ड है। जिस दिन मैं काम ना करूं, जैसे लगता है अपने आप को ग्लानि महसूस होती है, मैं धोखा दे रही हूँ अपने आप को। मैं कैसे टीम में बोलूंगी काम करिए काम करिए, मैं तो खुद नहीं की। हाथ में प्लास्टर लगा था, देखने वाले बोलते थे मकान मालिक, अरे रेस्ट तो कर लो। मैं बोली कोई बात नहीं, हड्डी जुट जाएगा बाद में, लेकिन पहले इनकम आएगा तो सब अच्छा होगा। तो कभी भी एक समय था जब स्टार पढ़ लेना था, बेटे का हार्ट फ्रैक्चर हो गया। घर वाले मेरे को डांटे, हमेशा लापरवाह है, घूमती रहती है बेटे को छोड़ के, उसको पता नहीं है बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। और डॉक्टर बोल दिया कि एकदम बेड रेस्ट बेटा आपका रहेगा, इसको आप ध्यान दीजिए क्योंकि नाजुक है, हाथ इधर उधर करेगा तो और फ्रैक्चर हो जाएगा। फिर भी मैं आज बता रही हूँ सबके सामने स्टोरी, सर जी को फील्ड में निकाल देती थी और बच्चों को खाना पानी दे के दवा दे के मैं यही सोचती थी कि मेरा जो काम है मैं करूं, दवा का जो काम है दवा करेगा, बच्चा परमात्मा है, मेरा जो काम है मैं उसको फील्ड में करूं। मैं हमेशा ईमानदारी से मेहनत से फील्ड में काम करती रही। इसका ये रिजल्ट है कि आज ये पूजा मौर्य पैदल चलने वाली 10 लाख की कार से चलती है। आज ये मतलब फील होता है कि ऐसा आश्चर्य अपने जीवन में ये कोई और नहीं कर सकता, ये कर सकता है तो ओनली फॉर आरसीएम। ये भगवान रूपी जो हम लोग के गुरुदेव है ना, ये साक्षात तो नहीं आते धरती पर, मगर इंसान के रूप में ही आते हैं। जो इसको समझ लिया, जो इनको समझ लिया, उसका नैया पार हो गया, वरना मरने के बाद भी ये स्वर्ग नहीं मिलेगा। धरती पर स्वर्ग है जीते जी आरसीएम के माध्यम से। तो मैं यहीं पे अपने बात को खत्म करती हूँ। जो त्रुटि हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एजुकेशन के माने में तो ज्यादा नहीं है। मैं बस एक ही चीज बोलती थी, मुझे डिग्री स्कूल की नहीं चाहिए, मुझे डिग्री चाहिए तो कामयाबी की चाहिए। मेरे घर में सब हंसते थे, मैं बोली जहाँ पूजा मौर्य चलेगी ना वहां लोगों की लाइन लगेगी। लोग हंसते थे। मैं जो जो सोची थी वो सब कुछ मुझे मिला। तो कहते ना कि आप अंतरात्मा से सोचिए तो ऊपर वाला सब देता है, मगर कब परीक्षा लेके देता है। सब एक तरफ, आपका डिसीजन एक तरफ, और ये डिसीजन बड़े डिसीजन, और आप उस पर खड़े रह गए ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। ये मेरा वादा है और मैं इसको झेली हूँ। इसलिए मुझे महसूस है कि अगर आप मजबूत हैं, धरती पर कोई पैदा नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। इस बिजनेस में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई पैदा नहीं है कि जो आपको रोक सकता है, क्योंकि वाकई में नारी में शक्ति 4 गुना होती है, ये गुरुदेव ने बताया है। तो हम लोगों को प्रूव भी करना है। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बिल्कुल, मैं सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सृष्टि है, जमीन में हम अगर एक गेहूं का दाना देते हैं तो वो भी उधार नहीं रखता, वो उसको पूरे मतलब फसल में बदल के देता है। ये सृष्टि, ये कायनात और परमात्मा आपकी भावनाओं का और आपके इरादों का भाड़ा देता है। और उस बात को पूजा मैडम ने प्रूव करके दिया है। उनकी जो नीयत थी, उनके अंदर जो मजबूत इरादा था, उनकी जो भावना शक्ति प्रबल थी, आज पूरी सृष्टि, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ और कहता रहता हूँ कि लाख रुपए कमाना इस बिजनेस में बहुत मुश्किल है, करोड़ रुपए कमाना इसमें बहुत आसान है। अरब वो करोड़ की तरफ बढ़ गए हैं। फिर के ये कंपाउंडिंग में जाता है, पहले ये डुप्लीकेट होता है, पहले ये परीक्षाएं लेता है। परीक्षाएं इसलिए लेता है कि आपको जितना बड़ा देना चाहता है उसको उतनी पात्रता को चेक करता है। फिर ये आपको मल्टीप्लाई मोड में लेके पूरे हिंदुस्तान के दिलों में आपको जगह देता है। ऐसा बहुत बहुत आपका आभार। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, और आपकी इस कहानी से हमें बहुत हौसला मिलता है और हमें ये हमारी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अभी तक हमने जो कुछ किया वो बहुत कम किया है। हमने अभी आपके बहुत कर्ज हमारे ऊपर बाकी है, हमें उस एक एक कर्ज को 1000 गुना आपको बहुत ऊंचाई देके चुकाना है। और बिल्कुल हमारा वचन है, हम आपको बहुत बड़े मंच पर, और जो आपकी भावना है ना कि पूरा हिंदुस्तान आपके पीछे चलेगा, तो बिल्कुल आपके पीछे चलेगा। जहां आप खड़े होंगे आपके पीछे पूरी दुनिया चलेगी। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा आरसीएम परिवार आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है, पूरी सृष्टि आपके साथ है। और जिसको परमात्मा पे इतना भरोसा हो, परमात्मा भी उसके साथ रहते हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब हमारे बीच में
दिव्या मैडम है, और मैं दिव्या मैडम से निवेदन करूंगा कि आज क्या विषय वो लेकर आई हैं। तो दिव्या मैडम अपनी कहानी, दिव्या मैडम ओवर टू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पहले बहुत पूजा मैडम धन्यवाद। के बारे में आप अपनी भावनाएं कहेंगे, मुझे उसके बाद। अपने आप को समेटने में समय लगेगा। Thank you, मतलब हर रोज रोजाना जो भी चर्चाएं मैं सुनती हूँ, मुझे लगता है कि अरे यार, इससे अच्छी, इससे ज्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी नहीं मिल सकती। हर स्टोरी, उस दिन मैंने संध्या मैम को सुना, उनके लिए मुझे लगा अरे इतनी मुश्किलों से, मुझे 2 मिनट के लिए अपनी वीडियो बंद करनी पड़ेगी कि इतनी मुश्किल से जीवन निकाल कर आप तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, इतनी मुश्किल से, मतलब कमाल है। हर दिन मैं बहुत ही इमोशनल लड़की हूँ, मैं, आप बताते हैं मैं उसे इमेजिन करने लगती हूँ। तो वाकई में मैं आपको बता रही हूँ पूजा जी कि आपने जिस हिसाब से जीवन जिया है, उस एक एक पल को मैंने आपकी कहानी के साथ जिया है। तो कमाल है, कमाल है, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर आरसीएम परिवार का हर एक सदस्य, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, वो इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ने लगे तो वाकई में रिकॉर्ड्स ब्रेक हो सकते हैं। वाकई में मेरा ये मानना है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में आरसीएम परिवार में कितने सारे करोड़पति पैदा होने वाले हैं शायद गिनती करनी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि जब हर रोज हर दिन हम इतनी मोटिवेशन वाली बातें करेंगे, हम एक दूसरे की कहानियां सुनेंगे और जिससे हमें जज्बा मिलेगा, तो वाकई में आने वाले भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। बहुत ही बढ़िया। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो टीम आपके नीचे काम कर रही है पूजा जी, ये उस टीम का सौभाग्य है कि आप उनके लीडर हैं। और सिर्फ देखिए, सिर्फ शागिर्द होना ही बड़ी बात नहीं होती। शागिर्द ऐसा बनिए कि आप अपने गुरु को फॉलो करें, जो वो कहना चाह रहे हैं उसे पकड़े। अब इस मीटिंग में आ रही हूँ कहने को, तो देखने को तो मैं एक टीचर के पोजीशन पर आती हूँ कि मैं आप सबको कुछ चर्चा करती हूँ, कुछ बताती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल जानता है कि मैं खुद इस मीटिंग में एक स्टूडेंट बनकर आती हूँ। मुझे कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितना कुछ समझने को मिलता है। तो एक एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मेरा ही फायदा है, मैं ही सीख रही हूँ, मुझे ही जज्बा मिलता है, मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है। तो ये जो नया एक आयाम शुरू किया है बीसी सर ने कि हम मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर करेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे, इससे पहली बात तो ये हो रही है हम एक दूसरे को जान रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जिस परिवार का हम हिस्सा हैं, उस परिवार के सदस्य कितने मेहनती हैं, वो कहां से उठकर कहां पर पहुंच गए हैं। पहली बात तो हमें ये समझ में आ रही है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं हमारी आत्मा हमसे सवाल पूछने लगती है कि जब इतना मेहनत किया जा सकता है तो हम कहां पर हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या बड़े बड़े सिर्फ सपने देखना ही है या फिर उसे पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम भी बढ़ाने हैं। बेहतरीन सेशन, बेहतरीन मीटिंग, रोजाना इस मीटिंग का होना वाकई में नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। ये बात मैं भविष्यवाणी के रूप में कह सकती हूँ। तो चलिए, बिना समय को व्यर्थ किए, चर्चा भी करनी है, सीखना भी है, समझना भी है, सब कुछ साथ लेते हुए हमें आगे चलना है। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि जो महिलाओं में, देखिए, हालांकि जो हार्ट डिजीज की आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ, हृदय रोग की चर्चा करने जा रही हूँ, हर एक व्यक्ति के लिए आने वाले समय के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है हमारे जीवन में कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये बहुत ही ज्यादा विक्रांत रूप लेने वाला है। तो आज हम चर्चा करेंगे हार्ट डिजीज के बारे में। क्योंकि महिलाओं का सेशन है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हार्ट डिजीज की जब चर्चा की जाती है तो पूरी दुनिया में हर 3 में से 1 महिला को हृदय रोग होने का जो संभावना है, जो संकट है, वो उससे घिरी हुई है। हर 3 में से 1 महिला का जो सिचुएशन है वो हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ रहा है। इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर इंडियन हार्ट एसोसिएशन की चर्चा करूं तो पूरी दुनिया में 17.7 मिलियन मृत्युएं मात्र हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं। अगर पूरी दुनिया की चर्चा करूं, पूरे लार्जर स्केल की बात करूं, तो 1.5 सेकेंड में, एक चुटकी भर की आवाज में एक मृत्यु हो रही है हार्ट डिजीज की वजह से।
इतने ज्यादा गंभीर सिचुएशन है, इतनी ज्यादा गंभीर माहौल है इस हार्ट डिजीज का। अगर भारत की बात करूं ना, तो टोटल दुनिया में जितने लोगों की मृत्यु हो रही है हार्ट डिजीज की वजह से, उसका 60% हिस्सा, दुनिया में जितने लोगों की मृत्यु हृदय रोग की वजह से हो रही है, उसका 60% हिस्सा भारत में है। 60% मृत्युएं भारत में हो रही हैं हृदय रोग की वजह से। इतने ज्यादा संगीन सिचुएशन है। और अगर आबादी की बात करूं, पॉपुलेशन की बात करूं, तो दुनिया भर का 20% से भी कम आबादी भारत में है। पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में 20% से भी कम है भारत। और अगर हार्ट डिजीज के बोझ की बात करूं, तो 60% बोझ भारत ने उठा रखा है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हम डायबिटीज की राजधानी बन गए हैं, तो ये कुछ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आने वाले समय में हार्ट डिजीज की भी हम राजधानी बनने वाले हैं। इसे यहीं पर रोकना बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई सिचुएशन खराब होती है, जैसे कि डायबिटीज के हम मरीज बने, डायबिटीज की हमें भारत को राजधानी घोषित कर दिया गया, शायद हमें किसी ने चेतावनी दी ही नहीं, हमारी नोटिस में ये बात आई ही नहीं कि घर घर में डायबिटीज के मरीज हैं। लेकिन ये चेतावनी हमारे पास है, इसके बारे में हमें पता है कि हमें दोबारा किसी और बीमारी की राजधानी नहीं बनना है, हमें अपने देश को मरीजों का देश नहीं बनाना है। तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, क्या किया जा सकता है कि हर एक भारतीय को इस कोलेस्ट्रोल के रिस्क से, हार्ट डिजीज के रिस्क से बचाया जा सके, आज की चर्चा उसकी तरफ होगी। आप सबको बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार ये घोषणा ऑलरेडी कर चुकी है कि भारत में 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। 72% भारतीयों का गुड कोलेस्ट्रोल ही कम है। लिपिड प्रोफाइल का मतलब आपके शरीर में कोलेस्ट्रोल का एक मापदंड होता है, जिसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें अच्छा कोलेस्ट्रोल, बुरा कोलेस्ट्रोल, उससे बुरा कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं। ये चारों मापदंड जो होते हैं, अगर ये सही नहीं है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे नंबरिंग आती है, तो इसका मतलब लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। लेकिन हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रोल्स होते हैं, गुड कोलेस्ट्रोल और बैड कोलेस्ट्रोल, अच्छा और बुरा। जितना हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रोल का कम होना जरूरी है, उतना ही अच्छे कोलेस्ट्रोल का ज्यादा होना भी जरूरी है। 72% भारतीयों में अच्छा कोलेस्ट्रोल ही कम है। अच्छे कोलेस्ट्रोल की जरूरत बहुत ज्यादा होती है हमारे शरीर में। ये जो समय समय पर हमें खबरें मिलती हैं, ये न्यूज मिलती हैं बड़ी बड़ी, ये तो सब बड़ी बड़ी हस्तियां, इन सबको हम जानते हैं। कितनी बार हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, पड़ोस में कितनी बार हमें सुनने को मिलता है कि कोई ऐसा सदस्य जो, जिसे हम जानते हैं कि वो फिजिकली फिट है, वो रोजाना सैर कर रहे हैं, अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, उनको एकदम से हार्ट की समस्या आ गई, हार्ट स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। कितनों का तो बीच में से जीवन इसी प्रकार से क्षणों में ही खत्म हो जाता है। इसका एकमात्र कारण हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल का जमाव है, हमारे शरीर में बढ़ती हुई इन्फ्लामेशन है। हमारे शरीर में अगर ऑलरेडी हम डायबिटीज के मरीज हैं, तो खतरा ऑलरेडी बढ़ जाता है हार्ट डिजीज का। तो हमें इस बीमारी को समझना है, और ये समझ में आया है कि जो घटनाएं हार्ट अटैक्स की अब इस समय इतनी बढ़ गई हैं भारत में, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जो है वो कोरोना के साथ किया जा रहा है, कि कोरोना के संक्रमण के बाद भारत में और दुनिया भर में हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, इसके नंबर्स में बढ़ोतरी हुई है, बाहर के देशों में भी, भारत में भी। तो कहीं ना कहीं ये जो अलर्ट है हार्ट डिजीज के लिए, कि हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इसे कंट्रोल करना चाहिए, ये बहुत ही संगीन है। इसकी तरफ गंभीरता पूर्वक हमें सोचना चाहिए। और अगर हम कुछ सीखना चाहें, देखिए, जैसा कि अभी पूजा दीदी ने बताया कि मुझे किसी किताब, किसी कक्षा की, किसी डिग्री, किसी पढ़ाई की डिग्री नहीं चाहिए, मुझे सफलता की डिग्री चाहिए। तो वैसा वैसा ही मेरी सोच है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ना,
तो किसी कक्षा में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी कोर्स में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हीं क्लासेस से, इन्हीं ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपकी जानकारी का भंडार भर सकता है। यहाँ पर हार्ट अटैक्स की क्या संभावना हो गई है, किस प्रकार चलते फिरते लोग हार्ट अटैक्स की चपेट में आ जाते हैं। मात्र छींकने से एक व्यक्ति का को हार्ट अटैक की एक छींक मारी और उसके बाद एकदम से वो गिर गए। नाचते हुए लोग गिर जाते हैं, बात करते करते लोग गिर जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितनी गंभीर सिचुएशन है। पेशेंट्स देखे हैं हार्ट अटैक के साथ, यंग पेशेंट आते हुए कोविड के बाद, इवन 1-1.5 साल बाद भी क्लॉट बन के कोविड के कारण हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ सडन कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंस भी बहुत बढ़ गया है। कोविड ने स्कार बना दिए हैं हार्ट के अंदर, जिससे कि अरिथमिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है। अरिथमिया मतलब हार्ट बीट की एब्नॉर्मेलिटी हो जाती है, स्लो हार्ट बीट हो जाती है, फास्ट हार्ट बीट हो जाती है। और सडन कार्डियक अरेस्ट है जो कि हार्ट बीट की बहुत इसके लिए जांच कराइए अपनी, आप जाके अपने कार्डियोलॉजिस्ट को मिलें, उनसे जानें कि क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ताकि आप इस बीमारी के साइड इफेक्ट्स के शिकार ना हो। जी, तो आपने इस वीडियो में कितने सारे लोग चलते फिरते अपनी रोजमर्रा का काम करते हुए, जिन्हें कभी भी जीवन में हार्ट डिजीज की कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, सीधे डायरेक्टली क्षणों में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इतना ज्यादा रिस्की, इतना ज्यादा गंभीर ये टॉपिक है।
तो आज मैं आपको 5 फैक्टर्स मेन बताऊंगी, किन 5 मेन फैक्टर्स के ऊपर आधारित होता है कि हार्ट डिजीज के जो संकट है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम चाहें तो इन 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। तो मेन जो बातें हैं, वो पहली बात यह है कि अगर हमारे शरीर में डिसलिपिडीमिया है, यानी कि एबनॉर्मल कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस सिचुएशन में हार्ट डिजीज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम डायबिटीज के ऑलरेडी मरीज हैं, तब भी बहुत ज्यादा संभावना होती है हार्ट डिजीज की हमारे जीवन में आने की। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर ऑलरेडी हाइपरटेंशन के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तब भी जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा हो जाती हैं हार्ट डिजीज की। चौथी बात जो है, चौथा फैक्टर जो है वो है एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, ज्यादा सोचना, चिंता करना, तब भी आपको हार्ट डिजीज की जो चपेट है, आपको अपनी चपेट में ले सकती है बीमारी। और पांचवा फैक्टर है इन्फ्लामेशन होना, यानी कि सूजन होना। सूजन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मिसिंग फैक्टर है जिसके ऊपर चर्चा करना बेहद जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे एक एक पॉइंट में। आज हम सिर्फ डिसलिपिडीमिया की ही चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि डिसलिपिडीमिया यानी कि जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल का जमाव जरूरत से ज्यादा हो जाता है, उस सिचुएशंस में क्या होता है। देखिए, कोलेस्ट्रोल का जमाव जब ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा हैं और एचडीएल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रोल है वो कम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारे शरीर की धमनियों में कोलेस्ट्रोल का जमाव, ये पीले रंग का जो जमाव आपको नजर आ रहा है, ये कोलेस्ट्रोल का जमाव है, जिसे आम जो बोलचाल की भाषा में ब्लॉकेज कहते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, हमें सुनने में मिलता है कि अरे हार्ट स्ट्रोक आ गया, तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एंजियोग्राफी करी और बताया कि हमारे शरीर में जो ब्लॉकेज है वो कितने परसेंट ब्लॉकेज है, किसी की 50%, 60%, 80%, अनेकों नंबर्स आते हैं। तो ये जो प्रतिशत होता है, ये जो ब्लॉकेज होती है, ये कोलेस्ट्रोल का जमाव ही होता है। और आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में हर 33 सेकंड में, यानी कि करीब करीब हर 1 मिनट में, हर 33 सेकंड में एक मृत्यु हो रही है। बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि भारत में लिपिड प्रोफाइल 80% भारतीयों का बिगड़ा हुआ है, यानी कि 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रोल लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, उसको ठीक कर सकते हैं हम अपने लिपिड प्रोफाइल की जांच से। हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की जांच नहीं करवानी है, हमें लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी है। लिपिड प्रोफाइल का मतलब हमें अपने शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल अलग से पता होना चाहिए, बुरे कोलेस्ट्रॉल का नंबर अलग से पता होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स अलग से पता होना चाहिए। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की जांच हम करवाते हैं तो उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी ऐड कर दिया जाता है, जिससे हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता चलता कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या फिर अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है और बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की जांच नहीं करवानी, लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी है। देखिए, जब हम सब लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से होने लगता है, तो 40-45 की उम्र पर आकर धीरे धीरे ये जमाव जो है ये हमें परेशानी देने लगता है। तो जब हम 40-45 की उम्र पर आते हैं, उस समय तक हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव जरूरत से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। सांस फूलने लगती है या और दिक्कतों का सामना करने लग जाते हैं हम, तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स हमें स्टैटिन नाम की दवाई लिख देते हैं, क्योंकि स्टैटिन का उपयोग बहुत ज्यादा भारत में किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि स्टैटिन नाम की दवाई का उपयोग करने से हमारे शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे दुष्प्रभाव ये स्टैटिन नाम की दवाई देती है। ये सीधे तौर पर हमारे शरीर में मसल डैमेज कर देती है, ये हमारी किडनी को डैमेज कर देती है, हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होने लगता है, या फिर हमें डायबिटीज का मरीज बना देती है। जी हाँ, आपको बताना चाहती हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में जब कोई डॉक्टर किसी मरीज को स्टैटिन नाम की दवाई का प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, तो उसे पहले बताया जाता है कि ये दवाई आपके शरीर में अलग अलग साइड इफेक्ट्स कर सकती है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है कि हम कोलेस्ट्रोल को, पहले तो हम बचपन से ही ये
जानना हमें जरूरी है हमारे लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अमेरिका जैसे बड़ी कंट्री में 9 वर्ष की उम्र में कोलेस्ट्रॉल का जो जमाव है उसका जांच 9 वर्ष की उम्र से करना शुरू कर दिया जाता है। और हमारे भारत में तो 40-45 की उम्र पर भी जाकर अगर डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर दे तब भी हम अपनी जांच नहीं करवाते। तो पहला जो फैक्टर है, पहली जो तरीका है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, वो तो यही है कि सच्चाई का सामना करें, अपना लिपिड प्रोफाइल जांच करवाएं ताकि आपको अपने शरीर के पैरामीटर्स के बारे में पता हो। इसके अलावा कुछ बदलाव है आपके जीवन में, आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव है, खाने पीने के तरीके, रहन सहन के तरीकों में बदलाव करके भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नेचुरल होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अच्छे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। कुकिंग ऑयल का मतलब कोई ऐसा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए जो फिजिकली रिफाइंड हो। जब भी किसी रिफाइंड ऑयल के आगे फिजिकली शब्द आ जाता है, उसका मतलब ये रहता है कि इसे नेचुरल तरीके से बनाया गया है। इसके प्रोडक्शन के दौरान, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। तो फिजिकली रिफाइंड होना बहुत जरूरी है। और अगर वो फिजिकली रिफाइंड ऑयल राइस ब्रान ऑयल है तो वो सोने पर सुहागा है। आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं चर्चा कर रही हूं आपके अपने तेल हेल्थ गार्ड की। हेल्थ गार्ड का उपयोग करने से आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो हेल्थ गार्ड ऑयल इस्तेमाल करने से आप अपने और अपने परिवार को हार्ट डिजीज से बचा सकते हैं। इसके अलावा जरूरी है कि आप अपने भोजन में, अपने जो खाने पीने की आदतें हैं उनमें कुछ ऐसे बदलाव करें कि आप फाइबर रिच चीजों का उपयोग करें, जैसे कि हरी सब्जियों का सेवन करें, लेंटिल्स का सेवन करें, दालों का सेवन करें, या फिर अगर बहुत खूब सारी सब्जियों और फलों का उपयोग करें। जैसे कि सब्जियों की मैं अगर मैं चर्चा करूं तो कोशिश कीजिए कच्ची सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, यानी कि सब्जियों को सलाद के रूप में जरूर सेवन करें। और अगर अनाजों की बात करूं तो अनाजों में आपको, ज्यादातर भारत में गेहूं का उपयोग होता है, लेकिन अगर आप गेहूं की बजाय उन अनाजों का उपयोग करें जिन्हें छिलके के साथ खाया जा सकता है, तो वो ज्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो फाइबर में रिच होते हैं। तीसरे नंबर पर आप सबको एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। देखिए, एक्सरसाइज करने से ये देखा गया है कि हमारे शरीर में नेचुरली अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो दिन भर में आधा घंटा, कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और इसके अलावा गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी हमें करना चाहिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है। अगर मैं आपको कहूं कि स्टैटिन के कंपैरेटिवली गामा ओरिजिनॉल को जब जांचा परखा गया तो ये पता चला कि दोनों हूबहू हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क यही है कि जहां स्टैटिन ये काम अनेकों दुष्प्रभावों के साथ करती है, वहीं पर गामा ओरिजिनॉल ये काम बिना किसी दुष्प्रभाव के करता है। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी रिसर्च स्टडीज है जिनमें ये बात साबित हो चुकी है कि हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका गामा ओरिजिनॉल है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस का भी इलाज गामा ओरिजिनॉल के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस, गामा ओरिजिनॉल की डोजेज के साथ कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस का इलाज भी किया जाता है। अब कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस क्या है? कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस का मतलब कोई ऐसा परिवार जिसमें पुश्तैनी हार्ट डिजीज जो है वो चली आ रही है। हमें पता है कि बहुत ज्यादा पुश्तों से हार्ट डिजीज हमारे परिवार में आ रही है। हेलो। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे रिश्तेदार जिनको गुड हार्ट मॉर्निंग अटैक सर। की संभावना बनी रहती है, तो उन परिवारों में क्या होता है, कई बार कोई सदस्य ऐसा होता है जिसका फिजिकली पैरामीटर्स बिल्कुल सही होते हैं, ईसीजी बिल्कुल सही है, कोलेस्ट्रॉल हर प्रकार का सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात एक वहम की तरह छप जाती है कि मुझे भी हार्ट अटैक आने वाला है और मेरी भी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, किसी भी समय मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। ये दिमाग के ऊपर, उनके ब्रेन के ऊपर ये बात जो है वो घर कर जाती है। तो उन मरीजों को भी इस सोच से, इस विचार से बाहर लाने की क्षमता
गामा ओरिजिनॉल में पाई गई है। इसके अलावा जापान ने तो 1986 में ही बता दिया था कि गामा ओरिजिनॉल हाइपरलिपिडेमिक एजेंट है, यानी कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल का कंट्रोल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। आपको बताना चाहती हूँ कि जापान ने अपने कैग ड्रग डाटाबेस में, यानी कि उस खास दवाइयों की सूची में गामा ओरिजिनॉल को जगह दी है, वो दवाइयां जो जापान में इस्तेमाल की जाती हैं। इसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नेचुरल, एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर के लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट कर सकता है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर नीरज कुमार, जो कि मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से हैं, उनका कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर हैं, उनका गामा ओरिजिनॉल के बारे में और हार्ट डिजीज के बारे में। Recently, India also is approved by NSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant, which improves heart health and which lowers down lipid level. जी, तो आप सब ने सुना कि गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो देखिए, आज की इस सेशन में बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम अपने हृदय रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको मैं अलग अलग सेशंस में आपको बताऊंगी। आज हमने पहला सेशन कंप्लीट किया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। मैंने आपको बताया कि बचपन से कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, इसे कंट्रोल करने के लिए जानना बहुत जरूरी है, लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी बहुत जरूरी है, और लिपिड प्रोफाइल में अगर कुछ गड़बड़ी आती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करने हैं। तेल को बदलना है, खाने पीने की आदतों को बदलना है, फिजिकली एक्टिविटीज को बदलना है, और गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल जो है वो जरूरी करना है। तो इन तरीकों से आप जो एक बड़ा फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल का, उसे आप मात दे सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको और अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी कि उन पर किस प्रकार से कंट्रोल करके हम हृदय रोग की संभावनाओं से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को विराम यहीं पर देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं गुरुदेव से रिक्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आइए। सबसे पहले तो मैं जो मैडम को ही बोलूंगा कि आज के बात के ऊपर अब वो थोड़ा सा रिलैक्स होके आज की मीटिंग के लिए सबका धन्यवाद अदा करें। एक तो क्योंकि आज बहुत अच्छी संख्या में कंप्लीट मीटिंग में उपस्थिति रही, 900 से बाहर की संख्या आपके फाइनल स्टोरी के टाइम चल रही थी, तो सबका आभार व्यक्त करें। और दिव्या मैडम ने आज चूंकि उस विषय को टच किया है जो दिल की बात है, और वाकई में इन दिनों में आप सब लोग महसूस कर रहे हैं कि दिल बहुत खतरे में है, हमारे दिल वालों का दिल बहुत खतरे में है, और हम सब लोग मिलके बहुत कुछ उस पर कर सकते हैं। और बहुत जल्दी बहुत बड़े अभियान की शुरुआत हम लोग करना भी चाह रहे हैं, उसकी तैयारियां हमारी बाकी है। जैसे ही तैयारियां होती है हम उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कैंपेन, क्योंकि छोटे मोटे प्रयास से तो रिजल्ट, मैं बिल्कुल आपका बहुत बहुत पहले तो पूजा मैडम से निवेदन करूंगा, फिर हमारे सीनियर जो भी साधना मैडम है, सबको एक बार। जी यस, सर। आपने आज बहुत बेहतरीन तरीके से कई जिंदगियों को बदलने वाली कहानी कही है। जी सर, हम अनम्यूट का ऑप्शन दे सर। हाँ हाँ, आप होस्ट है मैडम। जी सर, तो मैं गुरुदेव को बना दूं सर, आपको बना दूं को होस्ट? नहीं सर, एक्चुअली थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। गुरुदेव को सादर चरण नमस्कार। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कहिए, अपनी बात कहिए। एक्चुअली आज मैं बाहर में थी, एक होम मीटिंग से अभी जस्ट निकली हूँ, और मैंने पूजा जी का मीटिंग दिखाया। स्पेशली मेरा आज ये थॉट था कि दिखाना है, क्योंकि पूजा जी को मैं थोड़ा बहुत पर्सनली जानती हूँ, मिली हूँ कई बार इनसे, तो मुझे पता था कि इनकी जो कहानी होगी ये लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाली होगी।
और बाकी ये है एक चीज आज के कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिली, मैं जरूर कहना चाहूंगी सभी को, कौन आपको ज्वाइन कराया इससे मतलब नहीं होता है, आपके अंदर कितना जुनून है ये आपके कामयाबी के लिए जरूरत होती है। मेरी कहानी में भी कुछ ऐसा ही था, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया वो उतना सीरियस नहीं लिए। पूजा मैम की कहानी में जिन्होंने ज्वाइन कराया वो मतलब रिलेशन तक तोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अगर इनके अंदर जुनून था, जज्बा था, सपना था, तो आज एक बड़े लेवल पे पहुंची है मैम। तो ये जो प्रेरणा हम लोगों को मिल रही है ना, ये प्रेरणा उन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है जो कि सोचती है कि हम तो महिलाएं हैं, हम कैसे कर पाएंगे, विरोध करने वाले लोग हैं। जब आप विरोध से लड़ने की क्षमता बनाएंगी तभी आगे बढ़ेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और दिव्या मैम की तो बात कहनी ही कुछ और है। मैम इतने अच्छे तरीके से हमारे दिमाग में डाल देती हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों का अंतर, आज जिसने भी समझा होगा। तो अभी हार्ट का प्रॉब्लम कैसे आता है, इसके लिए एक स्टेप तो मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। बच्चा हो या बड़ा हो, सभी को ये समझना जरूरी है कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या अंतर है, कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या मैम आपको, और गुरुदेव आपको सादर चरण स्पर्श और आभार, आप हम लोगों के लिए लगातार इतने प्रयत्नशील हैं। ओवर टू यू बीसी सर। और मैं देख रहा हूँ कि संध्या मैडम एक गार्जियन की तरह से इस मीटिंग की पालना कर रही है, तो मैं संध्या मैडम से बोलूंगा कि आज पूजा मैडम को भी अपना आशीर्वाद दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आप ये ना कहा करें कि ये आपका प्रोग्राम है और हम लोग इसको पालन करें, ये मेरा प्रोग्राम है, बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मैम का, और क्योंकि मैम बनारस से है और मैं भी हूँ, मेरा जन्मभूमि बनारस में है, मेरा कर्म भूमि बनारस में है, लेकिन अभी मैं लखनऊ में हूँ। तो मैं तो इसको पूरे हिंदुस्तान में ले जाऊंगी, लेकिन हमारी नगरी से पूजा मैम ने आज जो भी कहानी बताई वो तो दिल को छूने वाली है। मैं चाहती हूँ जितने भी अभी लोग रुके हुए हैं जो नहीं आ पाए, उनको वीडियो के शेयर यूट्यूब के माध्यम से जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो कहानियां होती है ना, अभी लोग अनजान है, लोग सक्सेस को देख रहे हैं, लोग पीछे के बैकग्राउंड को नहीं देखे हैं। तो जब उसको हम लोग बताते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा ये भी हुआ था, ऐसे भी किया आपने, ऐसे भी किया, तब उन्हें आसान अब लगता है कि आरसीएम है। पहले बहुत संघर्षमय रहा। तो ये कहानियां मत समझिए, आप जितने भी अभी रुके हुए भाई या बहन है, आप इसको यूट्यूब के माध्यम से लोगों को शेयर करें। और मेरा मानना है कि बीसी सर के इस चैनल को मैं तो एक मुहिम ले चुकी हूँ कि ये महिलाओं का जो प्रोग्राम चल रहा है लगातार लाइव चल रहा है, तो इसको हमें पूरे हिंदुस्तान भर में कहानी के माध्यम से भी हम अपने बिजनेस को अब बहुत अंतर हो चुका है। पहले कितना मेहनत करना पड़ता था, क्या क्या करना पड़ता था, आज तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों को समझा नहीं पा रहे, ये हमारी कमी है। तो कहानियां बहुत शेयर करें। और दिव्या मैम लगातार हमारे पास साथ बनी हुई है। एक चीज आज मुझे बहुत अच्छी समझ में आई कि बचपन से ही कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। अब बच्चों को बहुत जरूरी है ये सारी चीजों को बैठाना, समझाना, बताना। और ये अपनी हर एक व्यक्ति ये जो लिक्विड प्रोफाइल है उसको चेक तो जरूर करा ले। मैं अभी जाकर जरूर कराऊंगी, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ सब करने के बाद भी। तो जितने भी भाई बहन जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपना देखभाल करना शुरू कर दे, क्योंकि दोपहर के प्रोग्राम में महिलाएं खासतौर से बैठी हैं और सब जागरूक हो जाए, सिर्फ ज्ञान ना प्राप्त करें, इसको स्वीकार करें और करना शुरू कर दे। और गुरुदेव ये तो मेरा प्रोग्राम है जो आप कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा मैम को भी, आपको भी। बिल्कुल, आप बिल्कुल बराबर। मैं देख रहा हूँ कि चाहे इस्तियाक मैडम है, आप हैं, कोई भी है, जो भी है, लक्ष्मी आस्था मैडम है, डेली आपका आशीर्वाद और पालना इस प्रोग्राम को बराबर मिल रही है। उसकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत सारे लीडर्स भी कंटिन्यू आ रहे हैं। और बिल्कुल मैं नई महिलाओं को आज मौका देना चाहूंगा कि जो वो क्या फील कर रही है, जो अभी किसी सीनियर लेवल पे नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उनको इन सीनियरों की अदम में साहस की कहानियां जो मिल रही है, वो क्या महसूस कर रही है, वो एनकरेज करें। मैं महिलाओं को चांस देना चाहूंगा, जो जैसे अश्विनी पाटिल जी ने पहले एनकरेज किया था, अब वो क्या महसूस कर रही है। सुमन यादव सविता, हाँ हाँ, सुमन यादव को मैम का ऑप्शन दी। कर दिया हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नई महिलाओं को जो इस प्रोग्राम में आ रही है। सर आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतने मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारे गुरुजनों को,
खास करके विशिष्ट सर के लिए एक बार हम चाहेंगे जबरदस्त तालियां, क्योंकि उनके मुख से हम लोग को मिला है मौका। और रही बात पूजा मैम हमारी समझ ली कि एक ग्रेट अपलाइन है हम लोग की, मतलब बनारस से बिलोंग करती हैं, रहने वाली तक गरथमा की हैं, और इनके हम बहुत मोटिवेशन होते हैं, बहुत इनसे हम, ये तो हमें पता नहीं जानती है कि नहीं जानते, लेकिन पूजा मैम को हम 2016 से ही जानती हूँ, क्योंकि इनके सर हमको आते थे, बताते थे कि ऐसे करेंगी मैम, ऐसे करेंगी तो बहुत आगे जा सकती हैं आप हैं। और आज की इनकी जो हम कहानी सुने, उस समय हम सफर में, मतलब गाड़ी में बैठे हुए थे, आ रही थी, और इस समय हम 2-3 लोगों के पास बैठी हुई सर, ये मतलब दिखाने के लिए कि देखिए क्या इस, मतलब आप लोग घर में रहती हैं, आप लोग को जो आज की सेशन वो हमारी पूजा मैम है, और उस देखिए जब वो कर सकती हैं एक अंगूठा छाप, तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकती हैं, अब बिजनेस में बहुत आगे जा सकती हैं। और एक बार हम तहे दिल से चाहेंगे दिव्या मैम के लिए, क्योंकि जो गामा ओरिजिनल की बनी है, रोज सुबह मॉर्निंग सेशन में आ रही है, हम लोग को जो इतनी बड़ी जानकारी गामा ओरिजिनल के बारे में दे रही हैं, जो कि सर एक बार हम चाहेंगे, हमारी मैम है पुष्पा मैम, जो कि गामा ओरिजिनल खुद यूज करती है, इनको बहुत फायदा किया है। थोड़ा सा एक बार अपने मुख से बताना चाहेंगे, थोड़ा सा यदि आपकी इजाजत है सर, तो हम 2 मिनट के लिए चाहेंगे। बस थोड़ा सा फास्ट गति से करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम के बारे में नई महिलाओं के क्या अनुभव आ रहे हैं उस पर अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नए लीडर्स हमें तैयार करने हैं तो नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप जितने ज्यादा लोगों को मौका देंगे वो उतने लीडर तैयार होंगे, क्योंकि जब वो एक बार बोलते हैं तो उनको अभिव्यक्त करने की इच्छा होती है, फिर वो बोलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस होता है। और हमें जितना बड़ा टारगेट हमने लिया है, हमें बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा लक्ष्य लिया हमने, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सबको बहुत प्रयास करने होंगे। मैं अश्विनी पाटिल मैडम को, रश्मि जी को मैं अनम्यूट की हूँ सर। हाँ रश्मि जी। सर जय आरसीएम सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरा नाम अश्विनी पाटिल है, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ सर। और अपने मेरे जो मेंटर है विनीत सक्सेना सर, वो मेरे मेंटर है सर। और मैं इस खूबसूरत बिजनेस में दो साल से मैं सीख रही हूँ सर। और मैं पहले में पार्ट टाइम जॉब करती थी सर, बैंक में जॉब में थी, और पार्ट टाइम में मैं बिजनेस करती थी सर। 10,000 से डिस्प्ले वॉल मैंने शुरू किया था, और उस डिस्प्ले वॉल से मैं अब मेरे पीयूसी सेंटर सर चालू की है, और पीयूसी सेंटर में चलाती हूँ सर। और आपने जो महिला सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम रखा है ना सर, उससे हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। और मेरा जो ग्रुप है सर, मेरी जो अपलायंस है, और जो मेरी महिला ग्रुप है, वो हर महिला को मैं इस मीटिंग में बिठाती हूँ सर, और वो भी इनसे प्रेरणा लेती है और अपने वो काम में लग जाती है सर। मुझे ना सर न्यूट्रीचार्ज वुमन का बहुत ही फर्क पड़ा है मुझ में सर। न्यूट्रीचार्ज वुमन और अपना हेल्थ गार्ड ऑयल है ना, उससे भी मेरे बच्चों को भी बहुत ही फर्क पड़ा है सर। और पहले हमने प्रोडक्ट यूज किया सर, हाँ पहले मैंने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में औरों को बताती हूँ, और उससे मैं इस बिजनेस में जुड़ गई हूँ सर। और मुझे बोलने को जो मौका दिया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आप अपने तरीके से 2 महिलाओं को और मौका देके और प्रोग्राम को समापन करेंगे। धन्यवाद। निशा जी है, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दी हूँ निशा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जय मैम। और आप तो हमारी बहुत बड़ी आइडियल हैं, और मैं आपको पर्सनली बहुत दिनों से जानती हूँ, सालों से जानती हूँ। शायद अभी आप उदयपुर से जब निकल रही थी तो मैं आपसे गेट पे मिली थी। और मैम सेम कहानी मेरी आपके जैसी ही है, मुझे भी मतलब बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, पैसों के मामलों में और घर के स्थिति परिस्थिति। और अब जब जाके मुझे आरसीएम मिला है, तो तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से एक नई शुरुआत की जा सकती है और सबको एक साथ लेकर चलिए बहुत बढ़िया। और हम सब अपने आप को इस चैनल पे प्रूव करेंगे गुरुदेव के माध्यम से। अभी हमारे बीच में है संजना जी, तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन भेजी हूँ,
आप अपने यहाँ से जय हिंद मैम, और मेरे गुरुदेव को चरणों में नमन करती हूँ। और जैसे कि आपने अपना कहानी कही मैम, मेरा भी सपना है मैम कि बचपन से लेके आज तक मैं बहुत कष्ट की हूँ मैम, और ये RCM बिजनेस जब मेरे जिंदगी में आया है तो मुझे मौका मिलेगा मैम, और बड़ा मंच पर जब जाऊंगी तो मैं ये कहानी को जरूर शेयर करूंगी मैम। और मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस मीटिंग से हमको बहुत ज्यादा सीख मिलती है मैम, और कल हम लोग मिले भी थे। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैं बढ़िया। आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं RCM की जब शुरुआत हुई थी तो एक लाइन मेरी जुबान से बहुत निकलती थी कि मेरे बच्चों, आपने अपने जन्मदिन शायद मनाए या नहीं मनाए, आपने अपनी शादी की सालगिरह मनाई या नहीं मनाई, लेकिन आपकी कामयाबी का जश्न मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बीच में मनाऊंगा। और अब मुझे लगता है कि ऐसा हम कर पाएंगे, और उसमें इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई और आप लोगों का जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ, ऋणी हूँ, और बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जो शुरुआत हुई है उसको एक दिन बहुत आगे लेके जाएंगे। और कल हमारे बीच में माननीय अत्री जी की ट्रेनिंग है, और अब हमें ट्रेनिंग को भी पूरी टीम को दिलवाना है, क्योंकि पहले जिनमें अदम्य साहस था उन्होंने तो अपने साहस के बल पर अपनी कहानियां बना ली, लेकिन अब हमें नॉलेज के बल पर भी अपनी कहानियां बनानी है। और नॉलेज के मामले में अत्री जी की ट्रेनिंग की कोई सानी नहीं होती है। वो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर है, ऑलरेडी वो एक कोच रहे हुए हैं, और उनकी ट्रेनिंग सबको समझ में आती है। तो प्रैक्टिकली कल 1 बजे हमारे बीच में अत्री जी की ट्रेनिंग रहेगी, और सुबह भी हमारा एक प्रोग्राम होता है 6 बजे। चूंकि महिलाओं को उस समय कहीं न कहीं घरेलू कुछ काम रहते हैं तो वो नहीं होता है। और एक योग का सेशन होता है जो हर शुक्रवार को, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट वाले, मतलब ऐसे लोगों के रिजल्ट हमने योग और प्रोडक्ट के माध्यम से लिए हैं जो कि विश्वास नहीं हो सकता। तो इस तरह से कुछ कंटिन्यूटी के साथ में हम नए नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोगों की जो सेवा कर पाते हैं उसके लिए हम आपको बहुत आभारी हैं। और अब इस प्रोग्राम को हम सभी का धन्यवाद अदा करते हुए, सभी का आभार प्रकट करते हुए समापन की ओर लेंगे। फिर मिलेंगे कल नए सवेरा, नई शुरुआत। और परसों प्रियंका मैडम 28 तारीख को आपके बीच में आप सबको संबल देने के लिए और आप लोगों के लिए कुछ नई घोषणाएं करने के लिए, आप लोगों के लिए कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए वो जो भी प्लानिंग लेके आएंगी वो प्रियंका मैडम आपके बीच में आएंगी। तो हम चाहेंगे कि कल का प्रोग्राम और परसों का प्रोग्राम एटलीस्ट मिनिमम 1000 से ऊपर रहे। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। 1000 आज 971 पहुंचा था, और बहुत तैयारी हमारी सभी बहनों ने किया, भाइयों ने किया। कल सर 1000 से पार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सभी को।